Students, I'm Ajay Sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 6th subject science. आवास एंड अनुकूलन। आवास आपको पता है, जहाँ भी कोई भी जीव जंतु रहता है उसको वो सिचुएशंस अच्छी लगती हैं। वो जैसे हम घर पे रहते हैं तो हमें घर अच्छा लगता है, तो आवास वो हमारा आवास है। तो हम अनुकूलन होता है कि हम कंडीशन देख के अपने आप को जो अपने खुद को डाल लेते हैं उनको अनुकूलन बोलते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत तरह अलग प्रकार के हैं? तो बिल्कुल, जो पानी में रहते हैं जैसे मछलियाँ रहती हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो जो जीव जंतु बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। जो मछलियाँ हैं वो पानी में सांस लेती हैं, दूसरे जीव जंतु हवा से सांस लेते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु का उपयोग करते हैं। ओके, तो आपको पता है जो भी समुद्री जीव होते हैं वो अपने श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करके अपने आप की श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं तथा श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। आपको पता है वहाँ पे वायु गर्म होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, पानी बहुत कम होता है, तो वहाँ के जीव बिल्कुल अलग होंगे ना समुद्र वाले इलाकों से। ओके, नेक्स्ट है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे व जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसके शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है, जितना ऊंट लंबा होता है उतनी उसको क्या होती है, गर्मी कम लगती है, क्योंकि रेत में से जो किरणें निकलती हैं गर्मी की वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी कर देती हैं। उसके मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। ओके, तो वो जो मूत्र करता है वो कम मात्रा में करता है, क्योंकि आपको पता है कि उसने क्या करना है, पानी को अपने अंदर बचा के रखना है, स्टोर करके रखना है। जितना कम वो मूत्र करेगा उतना ज़्यादा उसके अंदर पानी स्टोर रहेगा। उसका मल शुष्क होता है और मल के अंदर भी पानी नहीं होता। कहने का मतलब है कि उसमें जितना ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकता है उतना ज़्यादा पानी वो स्टोर करके रखता है। उसे पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको उनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर दारा रेखिया होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 4 में कर चुके हैं। दारा रेखिया आपको बताया था, आगे से वो पतली होती है और पीछे से मोटी होती है। ओके, और पानी को चीरती हुई निकल जाती है। उनकी यह आकृति उनके जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक होते हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी कि मछली के पंख तथा पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन व संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उससे जल में रहने की सहायक होती हैं तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए।
हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं। इनमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं तथा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसको अनुकूलन कहते हैं। अब देखो, जो ऊंट है वो कितनी गर्मी में रहता है, तो उसके पैर लंबे थे, वो पानी कम, मतलब अपने शरीर में पानी स्टोर करके रखता है, एक बार में भी काफ़ी टाइम तक पानी पी के अपने जो उसके ऊपर कुब्बड़ होता है उसमें अपने भोजन और पानी को स्टोर कर लेता है और काफ़ी टाइम तक बिना पानी के रह लेता है। और मछली देखी तो उसकी शरीर धारा रेखा पानी को चीरती रहती है, उसकी जो पूंछ होती है, उसके जो गिल्स होते हैं उससे वो सांस लेते हैं गलफड़ों से। ओके, विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी संजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल व अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं, मतलब एक आवास के अंदर काफी ज्यादा जीव जंतु भी रह सकते हैं। जैसे जंगल है, जंगल एक आवास है, उसमें कई पौधे और जंतु रहते हैं ना। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं उनको जलीय आवास कहते हैं। जो स्थल पर रहते हैं उसको स्थलीय आवास, जल में रहने वाले जलीय आवास। ओके, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले जीव जैसे पौधे तथा जंतु उसके जैव घटक होते हैं। ओके, चट्टान, मिट्टी, वायु, मतलब कहने का दो तरह के घटक होते हैं आवास के अंदर। एक जिसके अंदर जान होती है उसको जैव घटक बोलते हैं, और एक जिसके अंदर जान नहीं होती जब अजैव घटक। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये जरूरी तो होते हैं बट इनके अंदर खुद की जान नहीं होती। सूर्य का प्रकाश तथा ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। हम जानते हैं कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अनुकरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।